लगता है सूरत में मैच फिक्सिंग हो गई है। मतदान हुआ नहीं, वोटों की गिनती हुई नहीं। 8 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए। कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया और बीजेपी का उम्मीदवार विजेता घोषित कर दिया गया। 2024 के चुनाव का पहला रिजल्ट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं गुजरात के सूरत में चंडीगढ़ मेयर के चुनाव जैसा कांड तो नहीं हो गया है। 22 अप्रैल को जिस वक्त सूरत जिले के कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी नतीजे घोषित कर रहे थे, उस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी वहां नहीं थे। एक दिन पहले जिस वक्त नीलेश कुंभानी से पूछा जा रहा था कि आपके प्रस्तावक कहां हैं, तो 3 प्रस्तावक रिटर्निंग अफसर के सामने आए ही नहीं। चंडीगढ़ में सब कैमरे के सामने हुआ था, सूरत में कैमरे के सामने से ही सब गायब हो गए और बिना चुनाव के बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को विजेता घोषित कर दिया गया। कांग्रेस का उम्मीदवार अगर बिका हुआ था, अगर इस उम्मीदवार ने ही खेल कर दिया, नियमों का ही सहारा लिया, तब इस लोकतंत्र और चुनाव को कैसे बचाया जाए। खासकर तब जब हम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में इस तरह की लूट देख चुके हैं। नेताओं के बिक जाने और बदल जाने की यह कोई नई घटना नहीं है। नीलेश कुंभानी को लेकर भी स्थानीय स्तर पर बातें चल रही थी, लेकिन 3 प्रस्तावक हलफनामा भेज दें, रिटर्निंग अफसर के सामने ना आए और उनके साइन को फर्जी पाया जाए। कुल मिलाकर सूरत में बीजेपी की जीत यकीन नहीं दिलाती है कि सब कुछ पाक साफ है। अगर इस तरह से विपक्ष के उम्मीदवारों को मैनेज किया जाने लगा, प्रस्तावक गायब होने लगे, तो क्या पता आप घर बैठे रह जाएं और इस देश का लोकतंत्र गायब हो जाए। has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency. सूरत के रिटर्निंग अफसर और कलेक्टर नियमों का हवाला देते हुए सूरत लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को विजयी घोषित कर रहे हैं। गुलाबी से कुर्ते में मुकेश दलाल नतीजे का ऐलान सुन रहे हैं। ऐसे मौके पर जरूरी नहीं कि दूसरे दल का प्रत्याशी हो, मगर इस बार उसकी गैर हाजिरी कुछ और कह रही है। नीलेश कुंभानी के गायब होने के पहले उनके 3 प्रस्तावक भी मीडिया और निर्वाचन अधिकारी के सामने नहीं आए। कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी कहां हैं, मीडिया के सामने क्यों नहीं आए, यह रहस्य नहीं रहा। आमतौर पर किसी उम्मीदवार के साथ ऐसा होगा तो वो जनता के बीच आएगा, हंगामा करेगा, अपनी हार पर रोएगा, चिल्लाएगा, लेकिन नीलेश कुंभानी चुपचाप गायब हो गया है। शनिवार को ही कुछ खटक गया जब बीजेपी ने आरोप लगाया कि नीलेश कुंभानी के नामांकन पत्र पर दस्तखत करने वाले 4 प्रस्तावकों के दस्तखत सही नहीं है। यह तो फ्रॉड है। अगर नीलेश कुंभानी ने किसी का फर्जी दस्तखत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक का दस्तखत गलत हो सकता है, मगर 3 का दस्तखत गलत निकला है, फ्रॉड निकला है, फर्जी निकला है। यह बिल्कुल चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की तरह का मामला लगता है। अगर सूरत के केस में फ्रॉड हुआ है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा होने देगा? मुकेश दलाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनके इलेक्शन एजेंट दिनेश जोधानी ने शिकायत दी कि नीलेश कुंभानी और उनके डमी उम्मीदवार के प्रस्तावकों के दस्तखत सही नहीं है। नीलेश कुंभानी के 3 प्रस्तावक निर्वाचन अधिकारी के सामने ही नहीं आए। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि जब इन 3 प्रस्तावकों को बुलाया गया तो वे निर्वाचन अधिकारी के सामने नहीं आए। जब ये सामने नहीं आए तो इनके हलफनामे पर क्यों विश्वास कर लिया गया? हो सकता है कि यही प्रक्रिया हो, लेकिन आम जनता क्या इसे स्वीकार कर लेगी? जो 3 लोग कह रहे हैं कि उनके दस्तखत नहीं है सही, वो निर्वाचन अधिकारी के सामने क्यों नहीं आते और उनका हलफनामा मंजूर हो गया? ये तीनों कहां चले गए? ये लोग कौन हैं? क्या इतना सरल है कि हलफनामा दे दिया और गायब हो गए? ये चुनाव हो रहा है या चुनाव के नाम पर मजाक? दैनिक भास्कर ने लिखा है कि डमी उम्मीदवार के प्रस्तावक को सफाई के लिए बुलाया गया तो वह भी नहीं आया। कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन इस तरह से रद्द कर दिया गया। यह सब कैसे हो सकता है? प्रस्तावक सामने नहीं आया, हलफनामा भिजवा दिया कि दस्तखत उनके नहीं है। 3 प्रस्तावक नहीं आए, चौथा भी नहीं आया। क्या चारों का पेट खराब हो गया? क्या आपको या किसी को इसमें कुछ भी संदेह नहीं? अगर उनके दस्तखत सही नहीं थे तो क्या नीलेश कुंभानी के खिलाफ केस दर्ज नहीं होना चाहिए? यह मामला सामान्य नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी नजर आती है। निर्वाचन अधिकारी ने नीलेश कुंभानी को सफाई देने के लिए बुलाया,
दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नीलेश कुंभानी कलेक्ट्रेट के पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल गया। ऐसा कौन करता है? किसी की उम्मीदवारी रद्द हो जाए, प्रस्तावक मुकर जाए, गायब हो जाए, उससे बात ना करे और उम्मीदवार चुपचाप पिछले दरवाजे से निकल जाएगा। यह कैसा उम्मीदवार है जो किसी के दस्तखत के साथ फ्रॉड भी करता है? या अगर प्रस्तावकों ने कहा है कि उनके साइन सही नहीं है, तो फिर इस आदमी ने साइन किससे कराई? कार्रवाई क्यों नहीं होती है? निर्वाचन अधिकारी के सामने लाइव सुनवाई चल रही थी। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि निर्वाचन अधिकारी के सामने कांग्रेस के वकील ने कहा कि कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है, 25-30% वोट मिलता है, क्या हमें प्रस्तावक नहीं मिलेगा? तब भाजपा के वकील ने कहा, आपके प्रस्तावक ने कहा है कि उनके दस्तखत नहीं है। इस पर कांग्रेस के वकील ने कहा, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, वो बात नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने झूठ क्यों बोला, पता नहीं। इस पर भाजपा के वकील ने कहा कि अगर उम्मीदवार सच बोल रहा है तो उनके प्रस्तावक कहां हैं? इस पर कांग्रेस के वकील ने कहा, उनके अचानक गायब होने पर वे खुद भी हैरान हैं। जिलाधिकारी और रिटर्निंग अफसर ने पाया कि दस्तखत असली नहीं है, सही नहीं है, यानी फर्जी है। has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency. Thank you. मीडिया रिपोर्ट है कि तीनों ही प्रस्तावक कुंभानी के ही रिश्तेदार थे, मगर अब किसी को मिल नहीं रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि जिस नोटरी ने इनका हलफनामा तैयार किया है वो बीजेपी का है, उसी ने हलफनामा तैयार किया जिसे रिटर्निंग अफसर को जमा किया गया। तीनों रिटर्निंग अफसर के सामने नहीं आए तो क्या बिना उनकी गवाही के सामने हाजिर हुए केवल हलफनामा को पर्याप्त माना जा सकता है? हमें इन नियमों की जानकारी नहीं है, सहज बुद्धि से सवाल है। इससे तो कोई भी प्रस्तावक को गायब कर देगा, उठा ले जाएगा और हलफनामा भिजवा देगा, किसी की उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। क्या हुआ होगा सूरत में? क्या नीलेश कुंभानी बीजेपी से मिला हुआ था? तब भी यह खतरनाक है। नीलेश कुंभानी के तीनों प्रस्तावकों को क्या रात में ईडी के अधिकारी सपने में आ रहे थे? ये कहां गायब हो गए? किसके डर से गायब हो गए? दरअसल यही सवाल है जो देश को बताना चाहिए कि ये तीनों कौन हैं, इनका नीलेश कुंभानी से क्या संबंध है, नीलेश कुंभानी पर बीजेपी का क्या दबाव है या संबंध है, और चारों मीडिया के सामने आज क्यों नहीं है। कांग्रेस कहती है कि रिटर्निंग अफसर के खिलाफ केस करेंगे, यानी जिलाधिकारी के खिलाफ केस करेंगे। चुनाव की पहली बड़ी शर्तों में से एक यह है कि चुनाव भयमुक्त हो, बिना दबाव के हो, लेकिन सूरत की घटना देखकर नहीं लगता कि भय, दबाव और प्रलोभन का कोई भी रोल नहीं होगा। कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द होते ही बाकी 8 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसमें बसपा का भी एक उम्मीदवार है। यह पर्याप्त कारण है समझने के लिए कि इस चुनाव को किसी और तरीके से मैनेज किया जा रहा होगा। आप इस वीडियो में देखिए कि विजेता उम्मीदवार जो कि गुलाबी कुर्ते में है कहां बैठा है, किस तरह से बिठाया गया है। आदरणीय वडाप्रधान नरेंद्र मोदी साहब અને અમારા આદરણીય પ્રદેશ પ્રમુખ સીઆર પાટીલ સાહેબનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। इस मामले पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने लिखा है कि लोकतंत्र खतरे में है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। सूरत जिला चुनाव अधिकारी ने सूरत लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया है। कारण 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर के सत्यापन में खामी बताई गई है। कुछ इसी तरह का कारण बताकर अधिकारियों ने सूरत से कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पडसाला के नामांकन को खारिज कर दिया। अब जयराम आगे लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी बिना उम्मीदवार के रह गई है। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। 7 मई 2024 को मतदान से लगभग 2 सप्ताह पहले ही 22 अप्रैल 2024 को सूरत लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार को निर्विरोध जिता दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के अन्याय काल में एमएसएमई मालिकों और व्यवसायियों की परेशानियों एवं गुस्से को देखते हुए भाजपा इतनी बुरी तरह से डर गई है कि वह सूरत लोकसभा के मैच को फिक्स करने का प्रयास कर रही है। इस सीट को वे लोग 1984 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जीतते आ रहे हैं। ये सब जयराम रमेश के ही शब्द हैं और वे आगे लिखते हैं कि हमारे चुनाव, हमारा लोकतंत्र, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, सब कुछ भयंकर खतरे में है। जयराम लिखते हैं कि मैं दोहरा रहा हूं, यह हमारे जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है।
कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, यह सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। कुछ ऐसा ही दिखा था चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में। सबकी आंखों के सामने रिटर्निंग अफसर ने धांधली की, मगर बीजेपी स्वागत करने लग गई। गोदी मीडिया जीत का जश्न मनाने लग गया। यहां तक कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नतीजे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में यह भी कहा कि हाईकोर्ट भी फेल हो गया। क्या यह सब होना संवैधानिक व्यवस्थाओं के टुकड़े टुकड़े में खत्म करना नहीं? अगर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आज चंडीगढ़ में लोकतंत्र लूटा जा चुका होता। रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह पर सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोलने का केस चला। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो देखते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और हम यह हत्या नहीं होने दे सकते हैं। अनिल मसीह ने मेयर के मतदान में विपक्ष के वोटों पर चिन्ह लगाकर सभी वोट रद्द कर दिए गए और भाजपा के उम्मीदवार को जिता दिया गया। अनिल मसीह की सारी करतूत कैमरे पर रिकॉर्ड हुई। चीफ जस्टिस ने वीडियो देखने के बाद कहा कि पीठासीन अधिकारी को बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट उन पर नजर रख रहा है। इस व्यक्ति के लिए सरकार ने बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए। कोर्ट ने सवाल किया कि वह कैमरे की ओर क्यों देख रहे हैं और भगोड़े की तरह क्यों भाग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मतदान का पूरा वीडियो मांगा और बाद में नतीजे को पलट दिया। जिसे हारा हुआ घोषित किया गया था उसे विजयी घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आए दिन हम दल बदल देख रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग देख रहे हैं, यह बहुत चिंताजनक मामला है। इसी फरवरी की तो बात है। अब देखिए 2 महीने के भीतर गुजरात के सूरत में क्या हो गया। सूरत में जो हुआ है वो सामान्य नहीं है। 8 उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेते हैं और एक का नामांकन रद्द हो जाता है। कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर दस्तखत करने वाले तीनों प्रस्तावक गायब हो गए। क्या इसी की जांच नहीं होनी चाहिए कि इन तीनों ने कहीं साजिश के तहत साइन आधे अधूरे तरीके से तो नहीं की और इस खेल में नीलेश कुंभानी भी शामिल था या नहीं? अगर चारों शामिल पाए जाते हैं तब तो यह फ्रॉड है और अगर ऐसा पाया जाता है तो नियमों का क्या मतलब रह जाएगा? तीनों प्रस्तावकों के नाम हैं जगदीश सवालिया, ध्रुविन धमेलिया और रमेश पोलरा। डमी उम्मीदवार के प्रस्तावक का नाम है विशाल कोलाडिया। स्थानीय मीडिया को कुंभानी ने बताया है कि जगदीश सवालिया उनके जिज्जा जी हैं, ध्रुव धमेलिया भतीजा है और रमेश पोलरा बिजनेस पार्टनर है। अब आप ही बताइए, कोई उम्मीदवार अपने जिज्जा जी का साइन फ्रॉड करेगा या कोई जिज्जा जी अपने साले का या भतीजा अपने चाचे का नामांकन पत्र पर गलत साइन करेगा? नीलेश कुंभानी ने कहा है कि उन्हें अगवा कर लिया गया है या वे कहीं छुप गए हैं। यह तो बहुत बड़ा कांड है। इन तीनों प्रस्तावकों को सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिर करना चाहिए और कोर्ट को इनसे सख्त सवाल पूछने चाहिए। इनके दस्तखत की जांच होनी चाहिए। अगर इस साजिश में तीनों प्रस्तावक और उम्मीदवार शामिल हैं तो इन चारों पर गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा का प्रत्याशी इस तरह से गायब हो जाए, उसके प्रस्तावक गायब कर दिए जाएं, इससे सवाल तो उठेगा ही कि कहीं ये मैच फिक्सिंग तो नहीं है। कितनी बड़ी बात हुई है। सूरत लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को वोट करने का मौका नहीं मिला। कितनी बार इस चुनाव के दौरान आपने सुना होगा कि अब चुनाव नहीं होंगे, यह आखिरी चुनाव हो सकता है। सूरत का चुनाव एक तरह से उन आशंकाओं को मजबूती दे रहा है। 15 लाख वोटर को वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा। उनके लिए इस चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा? यह कौन कह सकता है कि सूरत की घटना कहीं और नहीं दोहराई जाएगी? इससे पहले मध्य प्रदेश के खजुराहो से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया तो वहां किसी और को समर्थन दिया गया है। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया। 2 ऐसे केस हो गए। क्या इसे हल्के में लिया जा सकता है? अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां भी 10 उम्मीदवार बिना किसी विरोध के विजयी घोषित कर दिए गए हैं। ये सभी बीजेपी के ही उम्मीदवार हैं। हम हर घटना को अनदेखा करते जा रहे हैं। विपक्ष के भीतर घात की रणनीति बिछा दी गई है। ईडी नेताओं को जेल में डाल रही है। दूसरे कई हथियारों से विपक्ष की डाल काटी जा रही है। अगर आपको लगता है कि विपक्ष के बिना आपका लोकतंत्र जिंदा रह पाएगा तो इसका मतलब है कि आप मुर्दा हो चुके हैं। सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है।
कहीं से भी सूरत का मामला सामान्य नहीं लगता। क्या सूरत की तरह गुजरात का चुनाव मैनेज किया जा सकता है? तब तो चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा। रातों रात प्रस्तावक गायब हो सकते हैं। बिना मतदान के बीजेपी को ही जीतने का सौभाग्य मिलता रहेगा। सब बीजेपी के लिए होता जा रहा है। इतना सब कुछ नियमों के तहत हो रहा है कि अब नियमों पर ही शक होता जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।